हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पिछला क्लास में क्लास 9 का मैथ में जो चैप्टर 6 है उसका एक्सरसाइज 6.1 वो पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 6 में जो एक्सरसाइज 6.2 है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज बनाने से पहले हम लोग पहले कुछ समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए क्या क्या हमें जानना चाहिए वो हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें 3 तरह की चीज़ों को जानना है। एक देखिए, सबसे पहले समांतर रेखाएं जिसको पैरेलल लाइंस कहा जाता है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं? इस तरह से जब भी कोई लाइन हो जिसको कितना भी आगे बढ़ा ले वो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना। मतलब वैसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो, यहाँ पे भी उतना ही दूर होगा, यहाँ पे भी उतना ही दूर होगा, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही। ठीक है, तो ये होता है समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और इन दो लाइनों को अगर एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक लाइन इन दोनों रेखा को काट रहा है, तो इस रेखा को कहा जाता है तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा, इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ठीक है, समझ गए? ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसमें हम लोग को समझना क्या है, तो एक देखना है हम लोग को संगत कोण, एक देखना है एकांतर कोण, एक देखना है एक ही ओर के अंतः कोण। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग संगत कोण को समझते हैं। संगत कोण जिसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये क्या होता है? तो देखिए इस तरह से अगर दो समांतर रेखाएं दो समांतर रेखाएं जा रही है और एक तिर्यक रेखा उनको काट रहा है, तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे कौन सा कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो कैसे जानेंगे? तो देखिए ये जैसे लाइन है, इस लाइन का ऊपर में यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ नीचे साइड वाला इक्वल होगा यहाँ का नीचे साइड वाला का, इस साइड का ऊपर वाला इक्वल होगा इस साइड का ऊपर वाले का, और इस साइड से नीचे वाला का जो एंगल है यहाँ पे नीचे वाले एंगल के साथ इक्वल होगा। ठीक है, समझने के लिए नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए एंगल 1 के बराबर में कौन सा होगा? एंगल 1 के बराबर एंगल 5 होगा। ठीक है, देखिए कैसे समझेंगे, ये लाइन के ऊपर साइड में राइट साइड में है, तो इस वाला जो पैरेलल लाइन है इसमें भी ऊपर में राइट साइड वाला इक्वल होगा, यही है संगत कोण। ठीक है, मतलब इस साइड अगर ऊपर वाला है तो इसमें भी ऊपर वाला राइट साइड संगत कोण है, यानी 1 के बराबर 2, 1 के बराबर एंगल 5, और ये 2 के इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल 2 का इक्वल हो जाएगा। यहाँ नीचे साइड है तो यहाँ भी नीचे साइड वाला इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से 3 के इक्वल में क्या हो जाएगा? एंगल 3 के इक्वल में होगा एंगल 7, क्योंकि यहाँ पे नीचे साइड 3 है तो यहाँ भी नीचे साइड 7 वाला इक्वल होगा। और एंगल 4 के इक्वल क्या होगा? एंगल 4 और कौन सा इक्वल होगा? एंगल 8। ठीक है, मतलब समझे? जैसे मान लेते हैं कि 1 के जगह में दिया रहेगा 50 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे 5 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ रहेगा x, तो पूछेगा x का मान कितना होगा, x का वैल्यू क्या होगा? तो x अगर 50 डिग्री, यहाँ पे अगर 50 डिग्री है तो यहाँ भी 50 डिग्री ही होगा x के जगह, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। क्यों होगा? संगत कोण से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये समझ में आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता कहाँ पे है वो समझ गए ना। पैरेलल लाइन का ऊपर साइड अगर राइट साइड में ले रहे हैं तो यहाँ भी पैरेलल लाइन का ऊपर साइड का राइट साइड वाला इक्वल होगा हमेशा। अगर दो पैरेलल लाइन है तो जितना भी संगत कोण बना है वो सारा इक्वल होता है, उसका पेयर यानी कि उसका युग्म। ये तो हो गया संगत कोण। अब दूसरा समझते हैं। देखिए उसी तरह से दो समांतर रेखाएं हैं,
एक तिर्यक रेखा उनको अगर काट रहा है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो देखिए यहां पे एकांतर कोण कहने का मतलब है एक इस साइड रहेगा एक उस साइड रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो तिर्यक रेखा है यानी ये जो ट्रांसवर्सल है इसका, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये और ये इक्वल होगा, मतलब अगर यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ भी 50 डिग्री ही होगा। ये एकांतर कोण है, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। एकांतर कोण भी दो तरह के होते हैं, एक अंतः, ठीक है, एक एकांतर अंतः कोण, एक एकांतर बाह्य कोण। दो तरह के होते हैं, मतलब एक अंदर वाला एक बाहर वाला। तो ये दोनों जो है ये अंतः कोण है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और बाहर वाला को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन इन दोनों के अंदर में है ना, इसीलिए ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। और यही वाला अगर बाहर साइड रहता जैसे यहाँ पे और यहाँ पे तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है। एकांतर बाह्य कोण भी इक्वल होता है, एकांतर अंतः कोण भी इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 130 है तो यहाँ भी 130 ही होगा, ठीक है। तो एकांतर अंतः कोण एकांतर बाह्य कोण दोनों इक्वल होता है। तो ज़्यादातर एकांतर अंतः कोण का ही आप लोग को बनाने के लिए आएगा। तो एकांतर अंतः कोण देखिए ये और ये भी होगा और इस साइड वाला के इक्वल इस साइड वाला भी होगा, ठीक है, समझ गए। मतलब जैसे अगर नंबर में लिखे हम लोग इस तरह से, मान लेते हैं ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, तो एंगल 1 के इक्वल में एंगल 3 होगा और एंगल 2 का इक्वल होगा एंगल 4। ये कैसा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर। यहाँ पे हो जाएगा अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, 1 के बराबर 3, 2 के बराबर 4, मतलब कोना कोना में देखना है, इधर और इधर, फिर इधर और इधर इक्वल होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब लास्ट वाला जो देखना है आप लोग को वो देखिए, इस तरह से अगर फिर से वही है, पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो सेम साइड में बनेगा, एक ही साइड में जो एंगल बनेगा उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे मान लेते हैं एंगल 1 एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इधर वाला और इधर वाला को भी जोड़े, जैसे एंगल 3 और 4 मान लेते हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 को अगर जोड़ेंगे तो भी 180 ही होगा। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एक ही ओर के अंतः कोण, है ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः, अंतः मतलब क्या होता है? अंदर में, अंतः कोण दोनों समांतर रेखा के अंदर में है, इसीलिए एक ही ओर के अंतः कोण। इंग्लिश में इसी को क्या लिखते हैं? एंगल्स ऑन दी सेम साइड, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको सीखना है एक्सरसाइज 6.2 बनाने के लिए। एक तो संगत कोण क्या होता है ये जानना है, एकांतर अंतः और बाह्य कोण, बाह्य कोण नहीं भी जानेंगे लेकिन एकांतर अंतः कोण जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक जानना है एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है, ये समझ गए। तो ये वाला के बारे में आप लोग का एनसीईआरटी बुक में जो अभिगृहित है, ठीक है, अभिगृहित जो 6.3 और 6.4 है, यानी कि एक्सियम 6.3 और 6.4 में संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताया गया, ठीक है। 6.3 में अभिगृहित यानी एक्सियम 6.3 में बताया गया कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। मतलब कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनेगा जितना भी, जैसे यहाँ पे कितना पेयर बना है, 1 2 3 4, 4 को जोड़ा बना है तो चारों इक्वल होगा, ठीक है।
तो ये दिया हुआ है किसमें, अभिगृहित 6.3 में, और इसी का ऑपोजिट 6.4 में है। उसमें क्या है कि उसमें बताया गया है कि अगर संगत कोण बराबर है, जैसे यहाँ 50 डिग्री और यहाँ भी 50 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी समझ गए। मतलब इसमें बताया गया है कि संगत कोण बराबर होगा, और इसमें बताया गया है 6.4 में कि संगत कोण अगर बराबर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, उसका ऑपोजिट है, ठीक है। और एकांतर कोण के बारे में दिया गया है प्रमेय में, ठीक है, जो थ्योरम होता है प्रमेय 6.2 में और 6.3 में एकांतर अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण के बारे में दिया है, इंटीरियर एंगल के बारे में। थ्योरम 6.2 में और 6.3 में बताया गया है कि अगर दो पैरेलल लाइन इस तरह से उसको काटेंगे तो एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। ये 6.2 प्रमेय में दिया गया है, और 6.3 में उल्टा है। उल्टा क्या है कि अगर एकांतर कोण बराबर है, यहाँ और यहाँ इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी समांतर है, तो उसका उल्टा को बताया गया है इसमें, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी प्रूव करने के लिए आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों लाइन समांतर है, यानी कि पैरेलल है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो अगर पैरेलल दिखाना है तो इन तीनों में से कोई गुण को दिखाना पड़ेगा, या तो हम लोग को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, या फिर हम लोग को एक ही साइड का जो दो एंगल है उनको जोड़ने पर 180 आएगा, वो दिखाना पड़ेगा। अगर वैसा होगा तभी पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब पैरेलल होने पर ही वैसा होता है, तो वैसा हो रहा है, इसका मतलब पैरेलल है, तो इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है किसमें, थ्योरम 6.2 और 6.3 में, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। और इसके बारे में जो थ्योरम है, यानी कि जो प्रमेय है, जो प्रमेय 6.3 तक हो चुका था, 6.4 में और 6.5 में इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग समझ गए। एक और चीज़ आप लोग को ये समझना है कि एक अगर लाइन दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक लाइन है और इसके पैरेलल में हम एक लाइन खींचे नीचे भी, और इसी लाइन के समांतर में, इसी लाइन के पैरेलल में एक और लाइन खींचे, ठीक है। मतलब इस लाइन के समांतर में ये भी है और इस लाइन के समांतर में ये भी है, तो ये जो दोनों लाइन बाद में खींचे, ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे, ठीक है। तो ये वाला भी दिया हुआ है किसमें, प्रमेय, यानी जो थ्योरम है 6.6 उसमें दिया गया है, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़ के देख सकते हैं कि अगर एक रेखा के समांतर दो रेखाएं खींची जाती है तो वो दो रेखाएं भी आपस में समांतर होती है, ठीक है। मतलब इसके समांतर ये भी है और इसी के समांतर ये है, ये दोनों आपस में बताया नहीं गया था, लेकिन ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.2 का पहला नंबर का क्वेश्चन है, आकृति 6.29 में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। इन फिगर 6.29 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग को एक्स और वाई निकालना है इस फिगर से। एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, अभी हम आप लोग को बहुत सारा तरीका बताएं, और उसके बाद हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी इक्वल है, समांतर है, यानी कि पैरेलल है। तो कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को तो एक्स और वाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो इससे पहले जो एक्सरसाइज 6.1 था उसमें हम आप लोग को इस तरह से बता चुके थे, शीर्षाभिमुख कोण जिसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं। एक बताए थे लीनियर पेयर रेखिक युग्म जिसको जोड़ने पर 180 आता है, इस तरह बताए थे। तो ये सब का भी यूज करके हम लोग यहाँ पे, ये सब का भी यूज होगा जो 6.1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए पहले, क्योंकि ये इन सारे एंगल का भी यूज यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर x निकालते हैं पहले, तो यहाँ देखिए ये 50 है, यहाँ x है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक सीधा लाइन है और लाइन का एक साइड 180 बनता है, इसी को तो रेखिक युग्म कहते हैं ना, लीनियर पेयर कहते हैं। तो यहाँ 50 है तो यहाँ 130 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ सकते हैं। और अगर y निकालना है तो देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण में हम बताए थे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में कि यहाँ वाला और यहाँ वाला इक्वल होता है, इस तरह जब भी कटता है, तो यहाँ भी तो कट रहा है इस तरह से, तो कट रहा है तो यहाँ वाला और यहाँ वाला यानी कि y और 130 इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी को भी हम लोग पहले निकाल सकते हैं, तो पहले x को ही निकालते हैं।
तो देखिए x और 50 को जोड़ेंगे, x और 50 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। क्यों आएगा? रेखिक युग्म बना रहा है इसीलिए। ठीक है, रेखिक युग्म यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे तो लीनियर पेयर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 और ये 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 130। ठीक है, x निकल गया 130। अब y कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे अभी तो हम बता ही दिए आप लोग को शीर्षाभिमुख कोण है, यानी ये दोनों जब कटता है इस तरह से दो लाइन तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो यहाँ y और 130 बराबर होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 130। क्यों हुआ? तो ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी ये नहीं बोला गया है कि ए बी और सी डी समांतर है, अभी नहीं बताया गया है, वो तो हम लोग को प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो x और y दोनों तो सेम निकला, एक तो आंसर ये दोनों हो गया है, x और y निकालना था, ये तो निकल चुका है। अब हम लोग को पैरेलल दिखाना है, तो चूंकि या सिंस एंगल x इक्वल टू एंगल y है ना, x इक्वल टू y है, और ये दोनों कैसा कोण है? देखिए x इस साइड है, y इस साइड है ना, तो ये दोनों क्या कहलाता है? एकांतर कोण कहलाता है ना। अभी हम बताए थे ना, इस तरह से समांतर रेखा कटता है तो इस साइड वाला और इस साइड वाला इक्वल होगा, उसी तरह इस साइड वाला और इस साइड वाला इक्वल होगा, तो इसको एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इक्वल है, ये भी 130 निकला, ये भी 130 निकला। तो अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ऐसा कब होता है? जब ये लाइन और ये लाइन समांतर होगा तभी होगा, यानी कि इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ए बी जो है वो पैरेलल है यानी समांतर है सी डी का, ये भी हो गया, ये सी डी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ गए? इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, दिया हुआ है क्या कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी का। ठीक है, यानी ये जो लाइन ए बी है ये इस सी डी लाइन के समांतर है। और क्या बोल रहा है? और सी डी पैरेलल ई एफ, और सी डी जो है, ठीक है, और सी डी समांतर है ई एफ का, और ये जो सी डी है समांतर है ई एफ का। मतलब सी डी जो है ए बी के भी समांतर है और सी डी जो है ई एफ का भी समांतर है। तो जब ऐसा रहता है तो अभी हम बताए थे आप लोग को कि अगर एक लाइन के समांतर में दो लाइन खींचे गए हैं तो ये दोनों लाइन भी आपस में समांतर यानी पैरेलल होते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ दिया है लिखेंगे, गिवन इंग्लिश में लिखेंगे, तो देयरफॉर सी डी, देयरफॉर ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा ई एफ का। ठीक है, इसलिए ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो जाएगा यानी समांतर हो जाएगा। ये तो हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि y और z का अनुपात, y और z, ये y और z इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है। ये 3 है और ये 7 है मान लेते हैं, x का नहीं दिया हुआ है, तो हमें x का मान निकालना है, x कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे y है तो यहाँ भी तो y ही होगा, क्योंकि ये दोनों इस तरह से लाइन कट रहा है तो y यहाँ पे इक्वल होगा। चाहे तो इस z को ऊपर में लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ है, बहुत तरीके से बना सकते हैं हम लोग। तो ऐसे करते हैं, देखिए जो जो दिया हुआ है उन दोनों का ही हम लोग देखेंगे कि वो दोनों इक्वल है कि क्या है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट कोई भी एंगल नहीं बनेगा। इस तरह से अगर लाइन खींचे हैं और इस तरह से कट रहा है तो यहाँ और यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा। अगर ये बाहर साइड रहता तब ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनता और इक्वल होता है, लेकिन अभी कैसा है? यहाँ पे तो है बाहर में, लेकिन यहाँ अंदर में है, इस लाइन के अंदर में है ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, यानी कि
शीर्षाभिमुख कोण से। तो वही चीज़ यहाँ पे किए कि ये जो y है यहाँ भी y हो जाएगा। अब y और z को जब जोड़ेंगे हम लोग, y प्लस z को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा। देखिए ये लाइन और ये लाइन समांतर है, जब दो समांतर लाइन दिया है उसको काटेगा एक रेखा, तो एक ही साइड का जो कोण बनता है इनको जोड़ने पर 180 आएगा। एक ही ओर के अंत कोण अभी हम बताएं आप लोग को। तो देखिए y कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, माना इंग्लिश में लिखेंगे लेट y को कितना माना है, अनुपात में 3 है ना, y रेशियो z इस तरह से दिया हुआ है ना, y रेशियो z, y/z है 3:7। तो y को मान लेंगे हम लोग 3x मान सकते हैं, लेकिन x यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए x नहीं मान के k मान लेंगे, और z को मान लेंगे हम लोग 7k। ठीक है, तो वही लिखेंगे लेट y इक्वल टू 3k और z इक्वल टू 7k मान लिए। तो y के जगह क्या लिखेंगे 3k और z के जगह 7k, और यहाँ दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, y और z को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि एक ही ओर के अंत कोण है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो 180 हो गया। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 10k इक्वल टू 180, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/10, तो यहाँ पे 18 k हो गया 18 डिग्री या 18 हो गया। ठीक है, तो k तो निकल गया, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, तो देखिए x यहाँ पे है, तो दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो देखिए x और y इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा और x निकल जाएगा, या फिर अगर बीच का लाइन को हटा दें। ठीक है, सोचिए CD लाइन है ही नहीं, तो ये लाइन और ये लाइन समांतर है और ये लाइन इस तरह से कट रहा है, तो इस साइड का x और इस साइड का z, x और z इक्वल होगा, इस तरह से एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना। तो मतलब हम लोग को क्या करना होगा, या तो y निकालना पड़ेगा या फिर हम लोग को z निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो कौन सा करेंगे, चलिए z करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले z निकालते, तो z इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू क्या माने 7k, तो 7k, तो 7 गुना k कितना है 18, 18 सत्तर कितना होता है 126 डिग्री। ठीक है, z निकल गया 126, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है x, y नहीं निकालने बोला, y नहीं निकालेंगे। तो x इक्वल टू देखिए सिंस चूँकि वो ए बी पैरेलल है EF का, यहाँ पे हम लोग दिखाएं ना, यहाँ पे AB और EF समांतर है। अभी सोचिए बीच का लाइन है ही नहीं, इसको हटा दीजिए, बीच का लाइन है ही नहीं, सोचिए तब कैसे दिखेगा, देखिए इस तरह से होगा, यहाँ x है और यहाँ z है, ये अल्टरनेट एंगल बना रहा है इस साइड और इस साइड, तो x और z इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू z, क्यों हुआ, तो एकांतर अंतः कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो x इक्वल टू z क्या निकला, z निकला 126, तो यहाँ भी 126 डिग्री, तो x हो गया ये आंसर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोल रहा है कि आकृति 6.30 में यदि AB समांतर CD है। ठीक है, AB समांतर है CD का, ठीक है, यानी पैरेलल है, और EF लंब है CD पर, EF जो है EF वो CD पर लंब है। ठीक है, तो और GED 126 डिग्री है, GED देखिए GED कहाँ पे, GED मतलब ये पूरा मिल के 126 डिग्री है, 126 डिग्री। ठीक है, तो और हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को AGE एंगल AGE ये एक निकालना है, दूसरा चीज़ एंगल GEF निकालना है, और एंगल FGE, ये तीन चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए AGE, सबसे पहले AGE कहाँ पे है, AGE मतलब ये इस साइड वाला, तो देखिए इस साइड अगर 126 है तो इस साइड भी तो 126 होगा, क्यों, क्योंकि इस तरह से बताए ना,
एकांतर कोण बना रहा है, अल्टरनेट एंगल। ये लाइन और ये लाइन समांतर है। अभी अगर ये जो ई एफ लाइन है, ये लाइन को अगर हम मिटा दें तो कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। एक इधर हो गया यहाँ पे और इधर 126 है, तो यहाँ भी तो 126 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंत कोण है उससे, ठीक है। तो देखिए ए जी ई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल जी ई डी। ये दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर अंत कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ए जी ई इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री हो गया, क्योंकि जी ई डी 126 डिग्री दिया हुआ है। तो ये तो एक आंसर हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या निकालना है, जी ई एफ, ये निकालना तो और भी आसान है। देखिए जी ई एफ मतलब बस ये वाला। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया हुआ है 126 और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 90, यहाँ तो 90 डिग्री है ना। तो 126 में अगर हम लोग 90 को हटा दें तो ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, एंगल जी ई एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल जी ई डी, उसमें माइनस करना है एंगल एफ ई डी, ठीक है। तो जी ई डी दिया हुआ है 126 डिग्री माइनस एफ ई डी 90 डिग्री है, क्योंकि वहाँ पे बोल दिया कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 डिग्री। ये एक आंसर हो गया, ठीक है। अब लास्ट है हम लोग का एफ जी ई निकालना। एफ जी ई ये कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर इस साइड वाला हम लोग को पता है, ठीक है, इस साइड वाला अगर हम लोग को पता है तो इस साइड वाला तो निकल ही जाएगा। ये निकल चुका है ना 126 डिग्री, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, एक सीधा लाइन है, इसमें एक रे है इस तरह से, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो वही लिखते हैं एंगल ए जी ई प्लस एंगल एक ए जी ई और एक एफ जी ई या ई जी एफ जी ई लिखा हुआ है तो एफ जी ई लिखते हैं, एफ जी ई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा रेखिक युग्म से, यानी कि लीनियर पेयर, ठीक है। तो ए जी ई तो 126 डिग्री निकल चुका है और ये निकालना है एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 126 डिग्री। देखिए कितना आसान है, यहाँ हो जाएगा 54 डिग्री आंसर। बस आप लोग को पता रहना चाहिए अल्टरनेट एंगल क्या होता है, संगत कोण क्या है, ये सब जान जाएंगे। और जो 6.1 में बताएं वो सब चीज़, शीर्षाभिमुख कोण, लीनियर पेयर, ये सब अगर जान गए तो आराम से ये चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, इन फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि पी क्यू जो है वो समांतर है एस टी का, मतलब ये लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसके समांतर यानी इसके पैरेलल आएगा। मतलब दिया क्या है, गिवन है, गिवन या दिया है क्या, पी क्यू पैरेलल एस टी, ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, और पी क्यू आर 110 है, पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है, ठीक है। और पी एस टी आर एस टी 130 डिग्री है। तो क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है, ये कितना होगा। अब देखिए ये निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा खुद से, यानी कि रचना करना पड़ेगा। और रचना क्या करेंगे, तो इस बिंदु से आर से होते हुए ये दोनों रेखा के समांतर एक लाइन खींचेंगे। अगर इसके समांतर खींच रहे हैं तो भी इसके समांतर हो ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है।
तो इसके समांतर खींचेंगे तो इससे भी समांतर हो ही जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक लाइन है जो जा रहा है इस तरह से, ठीक है। मान लिए एक रेखा है, नाम देना है कुछ तो दे सकते हैं, MN नाम दे देते हैं, MN, ठीक है। तो रचना हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। रचना क्या कर रहे हैं, तो MRN, ठीक है। समांतर MRN लिखिए, या डायरेक्ट MN भी बोल सकते हैं, या R से होते हुए एक रेखा वैसे लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि R से होते हुए MN समांतर PQ बोलिए चाहे ST बोलिए, एक ही बात है, PQ खींचा, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ड्रॉ MRN, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग का मर्जी जैसे लिखना है, MRN पैरेलल PQ। सिर्फ इधर नहीं, हम लोग देखिए यहाँ पे इधर भी नहीं खींचेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अभी खींच दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग लाइन खींचते इसको आगे बढ़ाते तो भी बन जाता, लेकिन ज़्यादा इजी इसमें पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग को चाहिए ये वाला, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये लाइन और ये लाइन को देखेंगे, ये समांतर है, तो ये और ये मिल के 180 डिग्री होगा। एक समांतर रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण है वो जोड़ के 180 आता है, तो 110 और यहाँ वाला जोड़ेंगे तो 180 आएगा, दोनों मिल के वही लिखते हैं। उसी तरह इधर भी ये और ये लाइन समांतर है, तो ये और ये जोड़ के 180 आएगा, ठीक है। देखिए एंगल PQR प्लस एंगल QRM, इन दोनों को जोड़ेंगे QRM को, तो कितना आएगा, 180 आएगा ना। QRM 180 आएगा, क्यों आया, तो एक ही ओर के अंतःकोण है, एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, एक ही ओर के अंतःकोण है इसीलिए। अब यहाँ एंगल PQR तो दिया हुआ है 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस ये वाला निकालना है हम लोग को QRM 180 डिग्री, तो QRM इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी कि 70 डिग्री हो गया QRM मतलब ये हो गया 70 डिग्री। देखिए हम लोग ये क्यों निकाल रहे हैं और इधर वाला भी क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये एक सीधा लाइन है, इन तीनों को जोड़ने से 180 बाद में हो जाएगा, तो बीच वाला निकल जाएगा। अगर ये दोनों पता रहेगा तो बीच वाला पता चल ही जाएगा, क्योंकि तीनों मिलके 180 होना चाहिए। तो अब इस साइड वाला निकालते हैं, ठीक है। यहाँ अगर लिखना था एक लाइन तो लिख सकते थे कि सिंस PQ पैरेलल है MRN, या MR भी बोल सकते हैं सिर्फ, ठीक है। इसी तरह सिंस, अब उधर से ST पैरेलल है RN का, RN बोलिए, MRN बोलिए या MN डायरेक्ट बोलिए, चलेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन RST प्लस कौन SRN इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ भी आएगा, यहाँ जो लिखे थे वही लिखाएगा, एक ही ओर के अंतःकोण यानी कि एंगल ऑन दी सेम साइड, ठीक है। यही वाला लाइन लिख देना यहाँ पे इंग्लिश में। अब यहाँ RST जो है 130 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल SRN इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल SRN इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री, यहाँ पे निकल गया 50 डिग्री। अब देखिए ये तीनों मिलके 180 होता है, तो 70 और 50 120 हो चुका है, यानी बीच में कितना होगा 60 डिग्री। तो इसको निकालेंगे कैसे,
तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम इस जगह लिख दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए एंगल QRM प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRN, ये तीनों मिलके 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक सीधा लाइन है, एक लाइन का एक साइड 180 ही रहता है। रेखिक युग में आप लोग पढ़ चुके हैं, लीनियर पेयर। QRM निकाल चुके हैं 70 डिग्री, बीच का QRS हम लोग को यही तो निकालना है ना, हम लोग को QRS ही निकालना है। QRS प्लस ये हो गया 50 डिग्री SRN, ये 50 डिग्री है, 180 डिग्री। ठीक है, ये सब हम लोग निकाल चुके हैं ना, SRN और QRM। ठीक है, अब देखिए 70 और 50 जोड़ेंगे, यहाँ पे QRS प्लस 70 और 50 120 डिग्री बराबर 180, तो QRS क्या हो जाएगा, QRS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना बचेगा 60 डिग्री। यानी यही हो गया हम लोग का आंसर, QRS निकालना था, ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति 6.32 में यदि AB समांतर CD है, ठीक है, और एंगल APQ यानी ये वाला 50 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री, एंड ठीक है PRD, एंगल PRD ये वाला, ये 127 डिग्री दिया हुआ है, तो X और Y ज्ञात करना है। ठीक है, X और Y हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हम अभी तक आप लोग को बहुत सारा तरीका बता चुके हैं, इसमें से हम लोग कोई भी तरीका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ये बोला गया है कि AB और CD समांतर है। ठीक है, AB और CD जो है वो पैरेलल है, ये तो दिया हुआ है, और अगर समांतर है तो संगत कोण भी यूज कर सकते हैं, एकांतर कोण भी, और एक ही ओर के अंतर कोण भी। तो अभी हम लोग को X पहले देखना है। देखिए X इस साइड है, 50 इस साइड है, जैसे इस तरह से लाइन है और इस तरह से है, तो इस साइड है X, इस साइड है 50, ये दोनों इक्वल होगा ना एकांतर अंतर कोण से, ये तो डायरेक्ट ही निकल गया। X इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एंगल APQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ, तो एकांतर अंतः कोण, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो x इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री, x तो एक आंसर हो गया 50 डिग्री। ठीक है, अब y निकालना है, तो y देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ x और y में तो कोई भी रिलेशन नहीं है, और ना 50 और y में कुछ होगा। तो अब देखिए अगर इस लाइन को देखें हम लोग, इस साइड 127 है, तो यहाँ पे भी इस साइड 127 होगा, यानी ये दोनों मिल के 50 और y मिल के, यानी ये पूरा एंगल और ये वाला इक्वल होगा, उसी को लिख रहे हैं। ठीक है, एंगल APR मतलब ये पूरा ले लिया हम। ठीक है, इक्वल टू होगा एंगल PRD, एंगल PRD, यही वाला सेम चीज लिखाएगा, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लोग लिख सकते हैं, यही वाला ऊपर वाला लिख देना है। तो एंगल APR में अब देखिए दो चीज़ है, APR में एक y है एक 50 है, तो हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 50, ये दोनों मिल के APR बन रहा है, इक्वल टू PRD है 127 डिग्री, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 127 डिग्री, और ये 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या निकल जाएगा 77 डिग्री निकल जाएगा। हो गया आंसर, x इक्वल टू हो गया 50 डिग्री और y हो गया 77 डिग्री, ये हो गया आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए कैसे बनाना है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो प्रूव करने वाला है, सिद्ध करने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को उसका चाहिए सॉल्यूशन तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। ठीक है,
तो ये तो एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।